learner, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss 2010 Set A क्वेश्चन पेपर. आई थिंक आपने पिछला जो इसका पार्ट था वो कंप्लीट देख लिया है. 20 या 22 मिनट की वो वीडियो थी और आपको उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे. 1 to 16 हमने वो क्वेश्चन उसमें किए थे. शॉर्ट क्वेश्चन थे, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके 1 मार्क्स के. ठीक है, तो आज हम उसका जो कुछ पोर्शन हमारा बच गया था उस पेपर का 2019 सेट ए, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे. 2 मार्क्स में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, 4 मार्क्स में किस तरीके से आ सकते हैं और 6 मार्क्स में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन भी उसमें होते हैं और हमको कितना उसमें लिखना होता है. ये सब आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ये देखिए, अर्थशास्त्र की क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 नंबर का है और इसमें क्या पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए. हम सबको पता है कि अर्थशास्त्र की जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा थी वो किसने दी थी, मार्शल ने दी थी. डॉक्टर मार्शल ने जो हमारी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी थी 1890 में, उनकी फेमस बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी. और क्या थी वो डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र जो मानव जाति है, मानव जाति का अध्ययन है. ठीक है, बाद में देखो उसको क्रिटिसाइज़ क्या किया. वहाँ आपको इतना कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने यही लिखना है कि ये डेफिनेशन जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है मार्शल ने दी थी 1890 में उनकी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से बता के, और फिर अर्थशास्त्र क्या है, मानव जाति का अध्ययन. इस तरीके से आपने ये यहाँ पर लिख देना है. उसके बाद पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन आपसे कि मांग फलन किसे कहते हैं. व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन क्या है कि ये देखिए, मांग फलन, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम. ये वाली इक्वेशन आप डाल देंगे क्योंकि मांग फलन, मांग और उसको निर्धारित करने वाले जो भी तत्व हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है या फिर टेस्ट है, वेदर है, सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्टेड. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं. तो डिमांड फलन यानी कि जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है, मांग और उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को दिखाता है. इतना लिख के और फिर आपने ये इक्वेशन लिख देनी है. उसके बाद पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, फर्म के संतुलन की शर्तें लिखिए. सिर्फ शर्तें लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत अच्छे से मैंने ये कंडीशन आपको बताई हुई है, जिसमें हमने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, और उसमें ही हमारी ये दोनों कंडीशन थी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन मैंने आपको बताई थी. वहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मार्केट स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में जाइए. मार्केट स्ट्रक्चर की हमारी सीरीज़ है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन की आपको बिल्कुल क्लियर आपको सारी बातें वहाँ समझ आ जाएंगी. बहुत डिटेल में है. यहाँ से वहाँ से सिर्फ आपको 2 मार्क्स ही नहीं बल्कि 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी किसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उसको बिल्कुल क्लियर समझ लोगे. तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, जिसमें हमारी क्या थी, पहली कंडीशन कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारी इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, कि जो सीमांत लागत है वो सीमांत आय को नीचे से कट करके जाएगी. ठीक है ना. तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है और ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन है. ये सिर्फ आपने ये 2 कंडीशन लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा हुआ है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हस्तांतरण आय के 2 उदाहरण देने हैं. सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं ट्रांसफर पेमेंट की. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2 मार्क्स में पूछा है तो सिर्फ आपने एग्जाम्पल लिखने हैं. ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जिसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, है ना. तो ये क्या है हमारा फर्स्ट, इसमें क्या आएगा, बुढ़ापा पेंशन, स्कॉलरशिप, आप ये लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद ये देखिए, तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर आपको पता है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. आप ये बात लिख देना, इसमें सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है. और इसमें हमारा क्या आएगा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये इसके आप एग्जांपल लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद है डिफाइन ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, जिसमें कुछ ही फर्में, देयर आर फ्यू फर्म्स,
कुछ फर्में होती हैं जो अपने उत्पादन को बेचती हैं और बाकी सब खरीदने वाले होते हैं। ऑटोमोबाइल्स इसका एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो। 2 मार्क्स में है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो 2 नंबर में है सिर्फ आपने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताना है। लचीली विनिमय दर जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा, जिसमें डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होता है। जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस क्या हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है। दैट इज़ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट है। अभी देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें 9th क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक साइड आपको प्रोडक्शन दे रखा है, फिर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है और आपसे क्या पूछा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल। बहुत ही ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये देखिए जिसमें आउटपुट आपको कितना दे रखा है, 0, देन 1 2 3 4 5 6। जो टोटल कॉस्ट है वो आपको कितनी दे रखी है, 40 80 110 126 128 135 एंड 140। टोटल फिक्स कॉस्ट पूछा हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये देखिए आप यहाँ से, अब आप कहोगे कि हमें दे नहीं रखी, हमें पता नहीं मैम क्या होती है। नहीं, आप ये देखिए 0 प्रोडक्शन पर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है, मीन्स ये फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हर बार ये 40 ही रहेगी, हर बार 40, ये 40 है, ठीक है। तो हर बार ये 40। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कैसे निकलती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कहूँ टोटल वेरिएबल निकालो तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो यहाँ आपने सारे माइनस करके कैलकुलेट करके लिख देने हैं। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते थे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते थे, टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट आपकी आई है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही इजी आपका ये न्यूमेरिकल है। आप इसको सॉल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी कि आपका आंसर ठीक आया क्या। ओके, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में 4 अंतर बताने हैं। अब 4 मार्क्स का है तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली देख लेना। इसमें मोनोपोली की सिंपल डेफिनेशन एक बता देना, सिंपल मीनिंग बता देना कि मोनोपोली मार्केट। स्टार्टिंग में लिखते हुए सीधा ये नहीं है कि बीच में ऐसे लाइन खींची और आपने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे लाइन खींची या मोनोपोली और ये आप 4 नंबर में लिख रहे हो तो आप इसके पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे पहले थोड़ा सा कि मोनोपोली क्या है। मोनोपोली कि जिसमें एक बेचने वाला, एक ऐसी मार्केट जिसमें एक विक्रेता और बाकी क्रेता होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले और होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। इतना बता के मीनिंग सिंपल एक एक लाइन में। फिर आप क्या करोगे, यहाँ आपने मोनोपोली, यहाँ आपने परफेक्ट कंपटीशन और आप 4 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन कर देना कि इसमें ऐसे होता है और इसमें ऐसे होता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका इतना ही लिखना है आपने। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा हुआ है कि डिफाइन मोनोपोली एंड स्टेट इट्स मेन फीचर। डिफाइन मोनोपोली, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं बताएं। एकाधिकार की परिभाषा आपने बता देनी है, इसमें इंट्रोडक्शन भी लिख देना है कि एकाधिकार जो मार्केट है वो कैसी होती है। मोनोपोली मार्केट देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें होता है, कीमत विभेद इसमें होता है, फर्म ही प्राइस टेकर होती है। इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता के और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कर देनी है। फीचर्स की पॉइंट बता दोगे आपकी, एक विक्रेता बहुत सारे क्रेता। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है या फिर प्राइस मेकर होता है, खुद ही फर्म प्राइस मेकर होती है, प्रॉफिट मोटिव इसमें मेन होता है, ठीक है। तो इसके 4 पूछे हुए हैं तो 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देना बस। उसके बाद मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में अंतर, डिफरेंस करना है हमने इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड में। इंटरमीडिएट गुड आपको पता है कि वो जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उनको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जा सकता, वो प्रोडक्शन प्रोसेस की सीमा के अभी अंदर है, उसको क्रॉस उन्होंने नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें ये आप ऐसे लिख दोगे पॉइंट बना के या फिर सिंपल ऐसे पार्टीशन करके कि यहाँ इंटरमीडिएट ले लिया आपने और यहाँ फाइनल गुड ले लिया। फाइनल गुड कौन सी होती है, अंतिम वस्तुएं होती हैं, नेशनल इनकम इनको इंक्लूड भी किया जाता है, ये प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसकी सीमा रेखा को ये पार कर चुकी हैं। इस तरीके से आपने 4 पॉइंट बता देने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, केंद्रीय बैंक के 4 कार्य।
केंद्रीय बैंक के 4 कार्य अपने कौन से हैं? देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है थोड़ा सा बता के, कि देश का जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 4 काम उसके कौन से हैं भाई? नोट करेंसी जारी करना, ठीक है ना, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, और जो पूरी मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। 4 पॉइंट बता के उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद है स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट करना है आपने। बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स आने का क्वेश्चन है कि आपने क्या बता देना है विद डायग्राम, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। स्वतंत्र निवेश क्या है उसका मीनिंग लिखा, और उसको क्या करना है आपने ये बता दोगे आप कि फिक्स इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हमारा ऐसे होता है, कितना ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता या इनकम से इंड्यूस नहीं होता, कितना भी आउटपुट कुछ भी हो जाए, ये एक बार जितना फिक्स है उतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कह दूं कि ये है प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। इनकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट ये बढ़ता जाता है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मीनिंग लिख के डायग्राम बना देना दोनों के अलग अलग, ठीक है। उसके बाद मौद्रिक नीति के मुख्य घटकों का वर्णन करना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। ये जो मेजरमेंट थे हमने ये किए थे इसके, क्वालिटेटिव कंट्रोल एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल। तो 4 मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। यहाँ कोई पूछा नहीं हुआ आपसे कि क्वांटिटेटिव ही लिखो या क्वालिटेटिव ही लिखो, तो आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर वो हमने किया था ना कि बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो वाले, और फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल परसुआसन, ये आप सारे यहाँ पर कोई 4 लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में रखे हैं ना सरकारी बजट के, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, वही आपने लिखने हैं कि गवर्नमेंट बजट का काम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की आय और धन का मतलब एक पुनः वितरण हो जाए, या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जनता के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसी ऐसी बातें। 4 पॉइंट आपने लिखने हैं। देन अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। और ये देखिए यहाँ पर तो पार्टीशन भी कर रखा है कि 4 नंबर के हिसाब से आपने अनुपातिक विधि का वर्णन करना है, और 2 नंबर के हिसाब से आपने मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन देनी है, ठीक है ना। तो इसको मापने के लिए इसके कई मेथड हैं, आपको पता होगा। मेरी डिमांड वाली प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ मैंने आपको ये मेथड करवा भी रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए एक बार। 8-10 मिनट की वीडियो होती है, तो आपके फ़ायदे के लिए ही बेटा ये बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ आप उसको देखिए एक बार। वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे एक्सप्लेन करना होता है। तो ये देखिए मांग की कीमत लोच क्या है, डिफाइंड प्राइस, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बताना आपने कि मांग की कीमत लोच, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाला जो परिवर्तन होगा, ठीक है ना, वो आपकी कीमत लोच होगी, प्राइस की वजह से जो भी चेंज आया है। उसके बाद इसको मापने की अनुपातिक विधि इसमें पूछी हुई है। अब आप यहाँ पर इसकी सारी की सारी वो लिखने मत बैठ जाना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ये सोचता है मुझे तो 5 इलास्टिसिटी, वो जो इसकी डिग्री है ना सारी आती है, वो एक्सप्लेन कर दूँ। इतना नहीं लिखना, जो पूछा है बस वही लिखो ना। ये देखो 2 नंबर में इसे इसकी डिफाइन करो, इसको प्राइस इलास्टिसिटी को, और फिर 4 नंबर में सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसको मापने की अनुपातिक विधि बतानी है सिर्फ, ठीक है। हाँ, अगर आपको पता है कि भाई चलो इसकी 5 डिग्री होती है अनुपातिक विधि, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप डाल देना उधर, लेकिन अनुपातिक विधि बतानी है। अनुपातिक विधि में आपने क्या लिखना है कि इसके आप लिख दोगे, इतना आप जरूर लिखोगे कि इसको मापने के लिए कौन कौन सी विधि है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड है, और आपका पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड है। ये 3 मेथड आपकी बुक में यहाँ दे रखे हैं, तो आप ये तीनों लिख के और फिर एक को एक्सप्लेन आपने करना है, कौन सा, प्रोपोर्शनेट। और प्रोपोर्शनेट में आपको वही वाला सारा कि मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन है, या फिर ये देखिए मांग में अनुपातिक परिवर्तन से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है माइनस आपका रहेगा, और इसका फॉर्मूला क्या है कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन मीन्स जो आपका प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और हमने इसको बहुत अच्छे से भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि जो परसेंटेज या प्रारंभिक मांग में परिवर्तन होगा, प्रारंभिक मांग होगी मतलब चेंज इन डिमांड, हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आया था ये कि Q1 माइनस Q करके, फिर ऐसे ही चेंज इन प्राइस, ये हमारा कैसे आया था P1 माइनस P करके, और हमारा लास्ट में फॉर्मूला वो बन गया था P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये बिल्कुल हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके, माइनस आगे लगाना, ये हमने सारा
एक्सप्लेन करके इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी लिख देना है। डॉक्टर मार्शल ने इसको सबसे पहले दिया था, इस विधि का सबसे पहले वर्णन किया था। और मांग की लोच को मापने का लिए जो अनुपातिक विधि है उसमें मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के साथ क्या किया जाता है, भाग कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ही अथवा में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो पूरा पेपर आपने पहले पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ये देखिए मांग का नियम क्या है और यह नियम लागू क्यों होता है। यहाँ भी बिल्कुल अलग से पार्टीशन कर रखा है कि 2 और 4 कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। कि प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का ये सारा बता के, और फिर यह नियम क्यों लागू होता है, वाई डज दिस लॉ ऑपरेट, क्यों ये नियम लागू होता है। वो था ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी वजह से इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट की वजह से। ये बहुत सारे वहाँ पर दे रखे हैं आपको कि भाई एक वस्तु को जब हम उसकी प्राइस गिर जाती है तो क्यों उसको ज़्यादा खरीदते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल वाला, इनकम इफेक्ट वाला, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड साइज ऑफ कंज्यूमर एंड डिफरेंट यूज। 4 या 5 पॉइंट आपकी बुक में ये दे रखे हैं, ये आप यहाँ लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। डायग्राम ये जरूर बना देना इसमें लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और इसमें अल्पकालीन संतुलन, ये बिल्कुल मैंने डिटेल आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाली मेरी आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैंने डिटेल आपको बिल्कुल अच्छे समझा रखा है। ये भी इन्होंने लिखा हुआ है 2 नंबर में आपने क्या करना है, पूर्ण प्रतियोगिता और फिर इसके अल्पकालीन संतुलन के फर्म की सीमांत विधि की व्याख्या करनी है। इन्होंने लिखा हुआ है सीमांत विधि, ठीक है। तो मार्जिनल जो इसकी अप्रोच है वो हमने यहाँ पर करनी है। तो मार्जिनल अप्रोच में हमने वो देखा था ना कि ए आर और एम आर ये ऐसे बराबर होते हैं, एम सी हमारी यू शेप होगी, इसको नीचे से कट करेगी, 2 कंडीशन इसकी पूरी होंगी, वो वाला सारा 4 नंबर में ये एक्सप्लेन कर देना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की आपकी ये हो जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्जिनल अप्रोच। उसके बाद ये देखिए मांग में विस्तार और पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, ये एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये डिमांड वाला हमने कर रखा है। मैं सप्लाई वाला भी आपको करवा दूंगी एक वीडियो डिमांड वाला, लेकिन हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज, ये शिफ्टिंग और मूवमेंट वाला वो हमने अच्छे से कर रखा है। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ चलो इसको, कि जब एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई की बात आती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हमें पता है जो सप्लाई कर्व होता है हमारा वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ता है तो उसकी ज़्यादा सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई है उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। एक्सटेंशन यहाँ पूछा हुआ है, एक्सटेंशन मतलब जब सिर्फ उसकी प्राइस में चेंज होने से, सिर्फ यानी कि पहले प्राइस इतना था तो इतनी सप्लाई थी, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, मतलब ये ऊपर की तरफ देखो ये शिफ्ट क्या हो रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। ये आगे की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, सिर्फ मूवमेंट बतानी है यहाँ पर एक्सटेंशन में। उसके बाद फिर इंक्रीज इन सप्लाई, देखने में ऐसा लगेगा जैसे सेम है बट डिफरेंस है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा और दूसरे फैक्टर की वजह से टेक्नोलॉजी अच्छी मिल गई, कॉस्ट कम आ रही है, उसकी वजह से फ़ायदा हो गया। मार्केट में लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे, तो हम आज ही उसकी सप्लाई ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा उतार देते हैं। तो कहने का मतलब जब शिफ्ट कर जाए, सप्लाई यहाँ थी और यहाँ आ जाए, राइट साइड शिफ्ट कर गई, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, अन्य फैक्टर दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज होगा। और हमारा जो एक्सटेंशन था उसमें क्या था, ओनली प्राइस में चेंज, अन्य बातें क्या थी, समान रही थी, ठीक है ना। अन्य बातें समान रहने पर, ओनली प्राइस में इंक्रीज होने पर जब सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ सिर्फ मूवमेंट होगी और यहाँ शिफ्टिंग होगी। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 19, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि और आय विधि। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। 3 मेथड आपके होते हैं, ये आप पहले तो नेशनल इनकम, और 6 नंबर में क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कोई पार्टीशन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 6 नंबर में क्वेश्चन पहले आप लिखोगे कि नेशनल इनकम क्या है। इसको मापने के लिए 3 विधियाँ यूज होती हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर एक ये पूछी हुई है तो आप व्यय विधि को ही एक्सप्लेन करोगे और ज़्यादा नहीं लिखना। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हो, आय विधि वाला करना चाहते हो, तो आप ये इनकम मेथड वाला ही यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में आपने कितना लिखना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में आपसे पूछा गया है
तो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख दोगे कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको कहते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी इसको कहते हैं, और फिर इसको डिफाइन कर दोगे। फिर फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है, उसके मेन जो स्टेप होते हैं, स्टेप आपने बहुत अच्छे से लिखने हैं। अगर आपसे एक्सपेंडिचर मेथड में ये पूछा गया है तो आप इसके स्टेप जरूर लिखोगे। स्टेप में क्या आएगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें वो चेंज इन कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन नेट, वो जो नेट एक्सपोर्ट वाला फॉर्मूला था, कैपिटल स्टॉक वाला फॉर्मूला, नेट एक्सपोर्ट वाला फॉर्मूला, मतलब ये जो आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके का वहाँ दे रखा है, आप इसको यहाँ लिख दोगे। फ्लो चार्ट से भी आप इसके स्टेप यहाँ पर लिख सकते हो। सारे एक्सप्लेन करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसके यहाँ पर फॉर्मूलाज दे रखे हैं जो निकालते हुए हमें देखने होते हैं, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें पता है अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ये ऐसे निकलाएगा। अगर मैं कहूँ फिर कि इसमें से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूँ तो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये हमारा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से सीक्वेंस में आपने 3-4 फॉर्मूले हैं, ये आप बता देने हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट से इसके जो फॉर्मूलाज हमने अलग अलग किए हैं, फ्लो चार्ट से भी आप इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। देन प्रिकॉशन, सावधानियाँ, 5-6 लाइन होंगी कि आप जो अगर वह विधि आप कर रहे हो यूज़, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही दोहरी गणना से बचने के लिए हमें फाइनल चीज़ें जो एक्सपेंडिचर वही इंक्लूड करना है। इंटरमीडिएट गुड हमने इसमें हम नहीं लेनी, पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला जो खर्चा वो शामिल नहीं करना, या फिर शेयर या बॉन्ड पर जो खर्च किया जा रहा है वो शामिल नहीं करना, या फिर गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो भी हमें इसमें शामिल नहीं करनी। ये प्रिकॉशन बता के क्वेश्चन खत्म। उसके बाद अगर आय विधि वाला आप करना चाहते हो तो ऐसे ही आय विधि वाला आपने करना है कि आप इंट्रोडक्शन में बता दोगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको डिफाइन करके इसके स्टेप दे रखे हैं कि जिसमें आपने 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इनके बारे में हल्का सा बता के फिर उसको मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन बता देना है फैक्टर इनकम का, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और आपकी मिक्स्ड इनकम या फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, ये चारों पॉइंट लिख के फिर उसके बाद इन्होंने, मैं आय विधि की बता रही हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है, वही इसके फॉर्मूले कि नेट नेशनल अगर प्रोडक्ट दे रखा है, नेट नेशनल अगर दे रखा है तो अगर मैं जो कैसे निकालेंगे इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट को एनडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो कर देते हैं, अब्रॉड वाली विदेशों वाली इनकम प्लस कर देंगे तो नेशनल निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ नेट नेशनल जो आपका दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दूँ तो आपका ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और मैं अगर इसमें प्लस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आपका ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये निकलाएगा। ये एक्सप्लेन करके आपने और उसकी प्रिकॉशन बता देनी है, जिसमें ट्रांसफ़र अर्निंग जो गैर कानूनी कार्य है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, पुरानी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, शेयर बोर्ड्स जो हैं उनके राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है गुड्स का। विंडफॉल गेन है एकदम, या फिर जो गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन है उनको शामिल किया जाता है, समूह उपभोग को नहीं किया जाता, फाइनल को किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम बाजार कीमत पे निकाल रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम प्लस करेंगे, वैसे फैक्टर कॉस्ट में नहीं करेंगे। या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, लाभांश है, वितरित कर है, ये मजदूरी वेतन के रूप में दी गई वो है मजदूरी, या फिर मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये इसमें जो ऐड करने हैं नहीं करने। तो ये सारे पॉइंट्स जो प्रिकॉशन में आपके आएंगे तो ये आपने लिख देना है। तो 6 नंबर में किस तरीके से, 4 नंबर में किस तरीके से और 2 नंबर में किस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, इनमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है फाइनल एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप ये सारी वीडियो अच्छे से देखिए, जो भी आपको पार्ट वाइज ये वीडियो आ रही हैं। आज पार्ट 2 आपका ये रहेगा। 2019 का हमारा जो क्वेश्चन पेपर था ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 2020 में पेपर नहीं हुआ था, 2021 वाला हम उसमें करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2021 में आपका 50-50% आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि 40 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के आए थे और 40 क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव था। तो 40 क्वेश्चन जब हम 4 सेट के 40 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो कितने मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। और अभी तो फिलहाल 16 ही आने हैं, तो उनमें से ही आपके वो 16 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे, उम्मीद करते हैं। तो सेट ए ये कंप्लीट है। अब इसके बाद सेट बी, फिर सेट सी, फिर सेट डी, ये आपको ऐसे ही रहेगा, ये सिंपल जैसे ये पैटर्न इसका था। फिर उसके बाद 2021 के ऐसे 4 सेट करेंगे, फिर 2022 के ऐसे 4 सेट करेंगे। बस ये अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।